मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। भारत के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी ले रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया वो इसकी ताकत को दिखाता है, लेकिन कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा की खबर ने भारतीय कूटनीति को मुश्किल में डाल दिया है। मोदी सरकार के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। कतर से आए कूटनीति के जरिए अपने 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बचाने की चुनौती है, तो देश में विपक्ष के हमलों से निपटने की चुनौती है। विपक्षी दलों ने कतर के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। अब पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाएंगे, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। सजा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं। सजा पाए इन 8 पूर्व सैनिकों में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल हैं। इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार पूर्णेंदु तिवारी भारतीय सेना में कई बड़े जहाजों की कमान संभाल चुके हैं। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं और अब इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई है। भारत सरकार की ओर से गुरुवार को कहा गया है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। मोदी सरकार के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। कतर से कूटनीति के जरिए अपने 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बचाने की चुनौती है, तो देश में विपक्ष के हमलों से निपटने की चुनौती। विपक्षी दलों ने कतर के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। ये फांसी की सजा उन 8 नौसैनिकों को नहीं सुनाई गई है, पूर्व नौसैनिकों को। ये फांसी की सजा हमारी सरकार की असफलता। 1 साल से मुकदमा चल रहा है। आपको लोकसभा में ये उठाई जाती संसद में बात, उसके बावजूद भी आप पैरवी नहीं करते। बड़े भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सारे देश उनको अपना गुरु माने। यही गुरु के लक्षण है। तो अभी दिखाए ना आपका बड़प्पन, बात करिए। वहां हमारे लोग हैं वहां। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई रास्ता निकले। इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि उनके जान खतरे में है और हम सब प्रार्थना करते हैं कि ये लोग हमारे लोग हमारे वतन पे वापस आए जिंदा, और हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरा ताकत से मैं कह सकती हूँ कि ये तालमेल बातचीत करके इनको लाने की जिम्मेदारी हम पे है। कतर के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं हैं। ऐसे में अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क दे दिया है जो काफी मुश्किल भरा होगा। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। चूंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इस भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला रमजान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस को। चूंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। यानी घड़ी की टिक टिक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भारत को कूटनीतिक रिश्तों के अपने सारे घोड़े खोलने होंगे, तभी पूर्व नौसैनिकों को राहत मिल सकती है। पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाएंगे, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो प्रधानमंत्री की कूटनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि जिस तरह का फैसला कतर की तरफ से लिया गया है, जहां हमारे रिश्ते भी इतने गर्मजोशी वाले नहीं हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसे क्या कुछ कड़े रुख अपनाए जा सकते हैं, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हम अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को जो मौत की सजा सुनाई है उससे वापस निकाला जा सके, उन्हें बचाया जा सके, एक उम्मीद को जगाया जा सके। और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे पूरा मामला। दिनेश दुबे, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर संजय बंसल, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत सर स्वागत है। शुरुआत दिनेश जी आप ही के साथ। कतर के साथ सभी को पता है कि भारत के जो रिश्ते हैं वो गर्मजोशी वाले नहीं हैं। ऐसे में कतर का ये जो फैसला आया है वो भारत की मुसीबतें कैसे बढ़ा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी की मुसीबतें कैसे बढ़ा जा सकता है? हाँ, निश्चित रीति से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना हुई है। और 8 सीनियर नेवी ऑफिसर्स जो रिटायर्ड कर चुके थे उनको फांसी की सजा सुनाना और उसका हमें अंदेशा भी न होना, ये थोड़ा सा तकलीफ देह है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर हुआ है इसमें। हमें पहले से इसका अंदाजा होना चाहिए था, क्योंकि एक बार फांसी की सजा सुना दिए जाने के बाद अब क्या हो सकता उसमें, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में करिए, जैसा कि अभी आप खुद कह रहे थे कि इसका हक केवल वहाँ के अमीर अल्थानी को ही है जी। कि वो चाहे तो इसको माफी दे सकते हैं। और वही है कि जो और जो आपने कहा कि दिसंबर में 1 तारीख उनकी आएगी जी, और दिसंबर बहुत दूर नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि हमको पूरा कूटनीतिक प्रयास करना होगा। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, बहुत गर्मजोशी के रिश्ते नहीं थे, लेकिन सारे रिश्ते बहुत खराब भी नहीं थे कतर से। और कतर के साथ स्थिति से आप कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड है जी, जिसको कह सकते हैं बायलैटरल ट्रेड, तो द्विपक्षीय जो व्यापार है वो भी कोई $20 बिलियन के आसपास है, जिसमें यद्यप हम लूजर हैं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट 10% है तो इंपोर्ट वहाँ से 90% है। लेकिन बावजूद इसके दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि कतर जो है देखने में छोटा कंट्री है, भाई कोई आप कह सकते हैं कि 2.8 मिलियन का कंट्री और हम कितना बड़ा देश है, लेकिन वो छोटे से कंट्री का डिप्लोमेटिक हेफ्ट बहुत है वहाँ पर। और उसकी वजह क्या है कि कतर ने हमेशा मीडिएटर का रोल प्ले किया है जी। पिछली बार जो अफगानिस्तान की भी क्राइसिस थी, और अफगानिस्तान की क्राइसिस के दौरान अमेरिका और तालिबानियों को एक टेबल पर बैठाने का काम कतर ने किया था। और इस ढंग से जो ट्रांजिशन हो पाया और आज तालिबानी हुकूमत अफगानिस्तान में है, लेकिन उसका समझौता कतर में ही हुआ था। इसी ढंग से कतर में हमास के लोग कतर में बैठे हुए हैं। इसकी खबरें हैं कि वहाँ पर जो इस्माइल हानिया है, जो इनका वर्चुअली नंबर 2 है या कह सकते हैं ओवरसीज सबसे बड़ा ऑपरेटर है हमास का, वो वहाँ पर दोहा में रुका रहता है। और लेकिन ये इनका आर्गुमेंट हमेशा कतर के लोगों का रहा है कि हमारे सभी से अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि यही जो हमारा डिप्लोमेटिक हेल्प है, यही जो हमारी कनेक्टिविटी है, इससे हमको मदद मिलती है कि अगर 2 पक्षों के बीच में समझौता कराना हो, बातचीत करानी हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों के टच में रहें जी। अभी एंटोनी ब्लिंकन गए थे वहाँ पर हॉस्टेजेस के बारे में बात करने, और कतर कोशिश भी कर रहा है कि किसी किस्म से इजराइल और हमास के बीच में तो हॉस्टेजेस का झगड़ा है, जो हमास ने हॉस्टेजेस बनाए हैं 200 से ज्यादा इजरायलियों को, उनको कैसे छुड़ाया जाए, उसमें कतर मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। और कम से कम पिछले 1 महीने में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने 2 बार कतर फोन पे बात किया। कहने का मतलब ये है कि जिसको हम देख रहे हैं साधारण तरीके से, उतना साधारण है नहीं। इसमें दोनों ओर से उच्च स्तरीय कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल, जिसमें हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे बात करें अमीर अल्थानी से, और अमीर
हमाद अल-थानी अगर ये समझेंगे कि हिंदुस्तान इसको इतना गंभीरता से ले रहा है और निश्चित रूप से हमें लेना चाहिए। उसकी एक कमांडर तो डेकोरेटेड कमांडर रहे हैं यहाँ पर, जैसा आपने बताया कि उनको जो है सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, जी अवार्ड मिला था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ, और मेरी अपनी खुद की समझ ये है कि विपक्ष को भी या किसी भी पक्ष को बहुत ज्यादा इसमें पॉलिटिकल इसको बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक्सटेंशन का मसला है, और एक एक्सटेंशन चीटी हमारी हुई है कतर के साथ 2015 में, और उस चीटी के तहत अगर उनको फांसी की सजा वहां पर हुई है तो ऐसा नहीं है कि उनको वहीं पर रहने दिया जा सकता। हो सकता है फांसी की सजा के लिए वहां जाएं, लेकिन उन्हें यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है जी। और ये पिछले 1 साल में भी हो सकता था। बिल्कुल, यानी कि भारत सरकार और कतर सरकार के साथ अपने जो राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिले और जल्द से जल्द रिहाई भी हो सके। अब इसे कानूनी तौर पर भी संजय बंसल जी से समझ लेते हैं। संजय बंसल जी, कतर के फैसले के खिलाफ भारत के पास क्या क्या कानूनी रास्ते हैं, क्योंकि लगातार कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ऐसा क्या कुछ हो सकता है जिससे रिहाई की जो उम्मीद है वो और बढ़ जाए? देखिए वक्ता जी, मैं कुछ 2-3 बातें अपनी बात कहने से पहले करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस केस के पूरे केस के संबंध में पब्लिक डोमेन में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी। खास तौर पे एग्जैक्ट नेचर ऑफ चार्जेस क्या है इन 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ। दूसरा, लीगल प्रोसीडिंग्स की नेचर क्या रही है जो पिछले 14 महीने में चली है। और तीसरा जो है कि उनके खिलाफ अलेज्ड एविडेंस जो है वो क्या है, क्योंकि अभी तक जजमेंट की कॉपी जो है जो भी वहाँ प्रोनाउंस हुई होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो प्रोनाउंस की होगी उसमें कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, तो मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। दूसरी बात जो है, इवन अदरवाइज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने या कतरी गवर्नमेंट ने भी इस केस से बाबत जो है कोई बहुत इफेक्टिवली कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, ना तो उनकी फैमिलीज को, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पब्लिक को कि एग्जैक्टली किस किस्म के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं या उनको ट्रायल के दौरान किस किस्म की लीगल असिस्टेंस दी गई है जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर किसी भी फॉरेन नेशनल को प्रोवाइड करनी चाहिए, इंक्लूडिंग द काउंसलर्स एक्सेस जी। तीसरी बात जो है मैं जो कहना चाहूंगा वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जो मैं जिस बेसिस पे बात कर रहा हूँ वो बेसिकली अनवेरिफाइड मीडिया रिपोर्ट जो है इस संबंध में पिछले 14 महीने की, उनके बेसिस पे जो मुझे जो पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसा कुछ आपने अपनी प्रस्तावना में भी कहा है जी कि एक कोई अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है जिसमें करीब 70-72 हिंदुस्तानी एक्स नेवी और एक्स आर्मी के लोग काम करते थे। उस कंपनी के पास जो वहाँ एक सेल्फ सबमरीन बनाने का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अलावा कुछ और कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें ये लोग काम करते थे कंसल्टेंट के तौर पे। और उन लोगों में जो है जो उस कंपनी का जो मालिक था, अलदहरा कंपनी का मालिक, वो एक ओमानी नेशनल था जो कि फॉर्मर एयरफोर्स ओमान का सदस्य था। तो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया, अगस्त 2022 में ये केस शुरू हुआ है जब इनको अरेस्ट किया गया है। 90 दिन तक इनको जो है सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया और कोई काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड नहीं की गई। अक्टूबर एंड में जाके करीब जो है बड़ी इंसिस्टेंस के बाद जो है हिंदुस्तानी सरकार को काउंसलर एक्सेस इसमें मिली है और फिर उसके बाद ही उनके परिवार से बात करवाई है। तो ये इनके खिलाफ जो है चार्जेस जो है फाइल करके मार्च 2023 में जो है कतरी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जो है मुकदमा शुरू किया कतर की अदालत में। और मार्च 2023 से लेके देखिए अब हम अक्टूबर एंड पर हैं और ये फैसला आ गया जिसमें कि इनके खिलाफ जो है वो चार्जेस वो कहते हैं कि उन्होंने प्रूव कर दी, क्योंकि कुछ भी पब्लिक में नहीं है, सब कुछ इन कैमरा टाइप प्रोसीडिंग्स हुई है और अल्टीमेटली उनको जो है सजा सुना दी गई। तो इसमें जो है जो क्या किस किस्म की जो है भारत सरकार को एक्सेस दी गई, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या कतरी सरकार ने एक जो इंटरनेशनल लॉज के अंडर किसी भी फॉरेन नेशनल्स को जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए अपने को डिफेंड करने के लिए वो प्रोवाइड की गई, वो बिल्कुल सस्पिशियस है, उसको कुछ नहीं पता। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो मालिक था उस कंपनी का
वो ओमानी नेशनल, उसको छोड़ दिया गया है। उसके खिलाफ कोई जो है चार्ज ना तो परसू किए गए हैं, ना ही पर उसको प्रोसिक्यूट किया गया। तो ये जो है बड़ी अजीब बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब क्या स्थिति बनती है जब एक बार सजा हो गई तो मैं बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा, इसमें भारत सरकार का रोल बहुत लिमिटेड है। भारत सरकार जो है अपने राजनयिक चैनलों के थ्रू अगर कुछ कर सकती थी वो ये कोर्ट का फैसला आने से पहले ही कुछ कर सकती थी, और उसमें मुझे लगता है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी तरीके से फेलियर साबित हुए हैं। उन्होंने ना तो ही इसके ऊपर कोई भारत की जनता को और उनके परिवारों को या यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश करी जिससे कि कतर के ऊपर कोई संजय साहब, यहाँ मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी। जिस तरह से आपने बताया कि कानूनी जानकारी जो है, किस तरह के एलिगेशंस लगाए, क्या कुछ है, वो जानकारी कम उपलब्ध है। ऐसे में अगर मोटे मोटा तौर पर समझा जाए तो क्या जिस कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है उससे ऊपर की कोर्ट में भारत अपील कर सकता है, या फिर यूएन का रास्ता अपना सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जिस तरह से कोर्ट बनाया गया है उसमें क्या कोई ऐसा नियम कायदा कानून बन सकता है जिससे इस फैसले को पलटा जा सके? ऊपरी तौर पर समझाइए। जी जी जी, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल बहुत जरूरी है इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है। कतरी सरकार कोई अफगानिस्तान गवर्नमेंट नहीं है जो कि एक रोग गवर्नमेंट हो या जिसमें कोई कानून कायदा ना चले। और वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने उनको जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया है। वहाँ की जो क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने उसको प्रोसिक्यूट किया है। जो प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कतरी कानून के अंदर कोई भी जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको जो है चैलेंज किया जा सकता है ऊपर की कोर्ट में। वहाँ पर कानून में ये प्रावधान है। अब दूसरी बात जो आपने पूछी वो ये कि क्या जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू या यूएन के थ्रू कोई काम कर सकती है क्या भारत सरकार? भारत सरकार इसमें प्रेशर बना सकती है, और प्रेशर जो है यूएन के थ्रू तो नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा अभी हमारे राजनयिक जी बता रहे थे कि कतर की जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो शायद उसको हिंदुस्तान मैच ना कर पाए और या उसको उस तरीके से घेर ना पाए जिसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं मुद्दे को सुलझाने के लिए। लेकिन ये बात भी सच है कि जहां पर कोई भी मजबूत मुल्क होता है वहां पर ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है जो प्राइमा फेसी जितना मटेरियल अवेलेबल है, जो चार्ज मुझे समझ में आया है, वो इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए कोई देश अड़के बैठ जाएगा। और डेफिनेटली एस्पियोनेज का केस है, वहां पर उनके कानून में जो है ये इसकी सजा मौत है, और वहाँ मौत की सजा भी बहुत भयानक तरीके से देते हैं। वो फायरिंग स्क्वाड्स के थ्रू जो है मौत की सजा देते हैं। 2020 में लास्ट जो है सजा उन्होंने एक नेपाली नेशनल को दी थी मर्डर के केस में, और उससे पहले 17 साल पहले उन्होंने किसी को जो है मौत की सजा दी थी। तो कोई कॉमन नहीं है ये। 8 लोगों को मौत की सजा देना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो इसको ना सिर्फ जो है कानूनी तौर पे इन लोगों को वहाँ सुविधा मुहैया करानी पड़ी चाहिए भारत सरकार की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर, यानी कि एक उम्मीद है अभी इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती है। कुछ रास्ते हैं, कुछ विकल्प हैं जिनके जरिए हम जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं उन्हें आजाद कराने में शायद सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये राजनीतिक दबाव की आपने बात की, भारत का जो राजनीतिक स्तर है, जो राजनीतिक दबाव है, वो किस स्तर तक डाला जा सकता है, और आपको क्या लगता है कि एनजीओ या फिर सिविल सोसाइटी के स्तर पर भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सकता है? इतना दबाव क्रिएट किया जा सकता है कि कतर को मानना पड़ जाए? देखिए, इससे बड़ी स्पष्ट सी बात है, और इस पे हम लोग अभी जो आपने कहा एनजीओ और उस लेवल की बात, तो आपको याद होगा कि ये घटना हुई थी जिसमें यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, और उन्होंने उस दौर में जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही थी उसको लेकर के तमाम मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और ये विरोध भी किया था। लेकिन जितना सीरियस और जितना संगीन विरोध उसमें कतर ने किया था उतना शायद किसी ने किया हो। तो कतर ने उसको जो कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे ही किया, और डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, लास्ट में यही डिसाइड किया गया कि नूपुर शर्मा जी को
प्रवक्ता पद से हटाया जाए, पार्टी से हटाया। तो ऐसा नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति विशेष को लाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो मेरा कहने का मकसद है कि ये बातें जो होती हैं ये आपसी बातचीत से बेहतर तरीके से हल हो सकती है। बिल्कुल। जैसा कि अभी संजय जी कह रहे थे कि ठीक है, कोर्ट्स में आप जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और हो सकता है कि अहमद अंसारी जो है वो माफी दे दें, और ये भी हो सकता है। लेकिन अब दो ऐसे मुल्क हैं जो दोस्त हैं, जिनके बीच एक सेक्शन ट्रीटी है, जिनके अच्छे रिश्ते हैं, जिनका अच्छा कारोबार है दोनों के बीच में, और दोनों में कोई ऐसा बड़ा मनमुटाव नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि ये सारा मसला जो है हायर लेवल पर बातचीत करके इसको समाप्त किया जा सकता है? क्योंकि 8 लोगों को फांसी देना ये बड़ी खबर होगी जी। कतर भी इसको नहीं चाहता, लेकिन कतर इसके बदले में क्या चाहेगा, इसे तो हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ही वर्कआउट करना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या हमारा पीएमओ हो, सबको इन्वॉल्व होकर के इसमें काम करना पड़ेगा जी, और तभी कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी हमारे पास समय है, ये किया जा सकता है, और इसके लिए जितने जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दौर एक ऐसा दौर है, सीधी टाइमिंग एक ऐसी है जिसमें कि उधर लड़ाई चल रही है, पूरा जो है मिडिल ईस्ट जो है उसमें घुसा हुआ है, गल्फ पूरा डिस्टर्ब है जी। तो ऐसे हालात में हमारी समझ से बजाय इसको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इस पे बहस करके या हाईलाइट करके विपक्षियों द्वारा और तो तमाम ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें सीधे ये है कि सरकार को, भारत सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और जासूसी का जो आरोप होता है ये दरअसल बड़ा ही फ्लिमसी आरोप होता है। कई बात ऐसी होती है कि आप जो है आप इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर रहे हैं, और वही जो है चुपके से पास ऑन कर रहे हैं तो जासूसी हो गई, और खुलेआम वही पास ऑन कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में पता नहीं कितने सोर्सेज ऐसे हैं जहां पर कि मीडिया चैनल्स हैं, उनके थ्रू होता है। लेकिन उनको सबको जासूस तो नहीं कहा जाता जी। जासूसी का मसला थोड़ा सा वो लगता है मुझे, और वो भी इजराइल का नाम ला करके बीच में। तो कतर न तो हिंदुस्तान से ये चाहेगा कि हमारी दोस्ती टूटे, बिल्कुल, और वो न चाहेगा कि उसकी जो डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी है अरब वर्ल्ड प्लस इजराइल दोनों से, उसमें कोई कमजोरी आए, क्योंकि वही उसका यूएसपी है जी। गल्फ में अगर कतर का कोई वाकई में कोई एक सेलिंग पॉइंट है तो ये है कि एक छोटा सा कंट्री जो है वो मीडिएट कर सकता है कई पार्टियों के बीच में जी। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और इसके लिए कोशिश यही करनी होगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसको कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली बैक चैनल जो भी करिए, बट हमको कोई ऐसा एक रास्ता निकालना होगा कि जो शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल, यानी कि बीच का मसला है तो बातचीत से ही सुलझ सकता है। दोनों तरफ से बातचीत ही करनी पड़ेगी, जिस तरह से भी की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से की जाए या फिर थोड़ा उकसावे के तौर पर की जाए, जैसे भी की जाए, भारत सरकार का ये रुख होगा कि किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाया जाना छोटी बात नहीं है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ना और इस मुद्दे को बेहतर तरीके तक हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।